सोचिए, एक सर्द रात की गहरी खामोशी। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। इस दस्तक से सिर्फ नींद नहीं टूटती, बल्कि किसी का सुकून हमेशा के लिए छिन जाता है। ये कहानी एक ऐसी ही दस्तक से शुरू होती है, जो अपने साथ एक ऐसा बर्फीला राज लेकर आई थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। चलिए उस रात के अंधेरे में उतरते हैं और जानते हैं कि उस दस्तक के पीछे आखिर कौन सा भयानक सच छिपा था। रात के करीब 9:30 बजे का वक्त। ये भला किसी से मिलने का टाइम तो होता नहीं है, और माधव के दोस्त रामलाल की इस बेचैन आवाज में कोई अपनापन नहीं, बल्कि मौत की ठंडक थी। उसकी कांपती हुई पुकार ने एक ही पल में सब कुछ बदल दिया और माधव को एक ऐसे बवंडर में खींच लिया जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। तो माधव ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसका दोस्त रामलाल खड़ा था, बिल्कुल खौफ से पत्थर बना हुआ। माधव कुछ कहता या पूछता, उससे पहले ही रामलाल उसे लगभग घसीटते हुए अपने घर ले गया। और वहां दरवाजे पर ही एक ऐसा मंजर था जिसने माधव के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खींच ली। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। रामलाल की दहलीज पर एक बेजान शरीर पड़ा है। आंखें खुली हैं, पर उनमें अब जिंदगी नहीं है। रात की खामोशी अब एक डरावने सन्नाटे में बदल चुकी थी, और बस यही वो पल था जहां से डर और धोखे का एक खूनी खेल शुरू होने वाला था। हकलाते हुए रामलाल ने कहानी सुनाई कि भाई, ये बुजुर्ग न जाने कहां से आया, पानी मांगा, और इससे पहले कि वो पानी देता उसने दम तोड़ दिया। रामलाल कसमें खा रहा था कि वो तो इस आदमी को पहचानता तक नहीं। उसकी आंखों में डर तो साफ था, पर सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक लाश का डर था या किसी गहरे राज के खुलने का। अब या तो दोस्ती निभाने के लिए या शायद बस इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए माधव ने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता सुझाया कि पुलिस और पूछताछ की झंझट में कौन पड़ेगा, चलो लाश को गांव के बाहर सुनसान शमशान में जला देते हैं। ये एक ऐसा फैसला था जो दोस्ती की आड़ में गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश थी, एक ऐसी गलती जो उन दोनों की किस्मत को आग के हवाले करने वाली थी। और बस यहीं से उस रात ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये कहानी अब सिर्फ एक लाश को ठिकाने लगाने की नहीं थी, बल्कि अब कुछ ऐसा होने वाला था जो हम आपकी समझ और कुदरत के नियमों से बिल्कुल परे था। देखते हैं कि आगे क्या भयानक मोड़ आता है। जैसे ही दोनों लाश उठाने के लिए पलटे, उनके होश उड़ गए। जहां कुछ सेकंड पहले एक इंसान का जिस्म पड़ा था, वहां अब खाली जमीन थी। लाश मानो हवा में गायब हो गई हो। दोनों की आंखों में बस एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है। वो इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि पलक झपकते ही लाश वापस उसी जगह पर आ गई, ठीक वैसे ही उसी हालत में। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये खौफ था, एक ऐसी अनदेखी ताकत का खौफ जो उनके साथ कोई भयानक खेल खेल रही थी। जब माधव स्कूटर लेने गया तो अकेले खड़े रामलाल के कानों में एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी, और ये आवाज उसी लाश से आई थी। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये सिर्फ एक मुर्दा जिस्म नहीं है, ये एक आत्मा है जो इंसाफ चाहती है, और उसका पहला निशाना रामलाल था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्होंने लाश को स्कूटर पर लादा और शमशान के उस अंधेरे रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन ये सफर मंजिल से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। हर गुजरते पल के साथ वो अनदेखी ताकत उनके और भी करीब आ रही थी, और रास्ते में कहर बरसना शुरू हो गया। बेमौसम का तूफान, गाल पर पड़ा एक जोरदार अनदेखा तमाचा, और हवा में गूंजता वो पागलपन भरा ठहाका। और फिर वो हुआ जिसने रामलाल की चीख निकाल दी। लाश स्कूटर पर अपने आप उठकर बैठ गई। वो ताकत अब खुलकर खेल रही थी, और उसका निशाना साफ था, रामलाल। पर माधव, उसका दिमाग इन सब बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे लगा ये सब रामलाल के डरे हुए मन का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन माधव की ये दलीलें दोस्ती में एक गहरी दरार डाल रही थीं। एक दोस्त खौफ की हकीकत जी रहा था, और दूसरा उसे पागलपन समझ रहा था। शमशान की भयानक खामोशी में पहुंचते ही ये खेल अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया। लाश एक बार फिर गायब हुई, और इस बार सीधा उस जगह पर प्रकट हुई जहां चिता की लकड़ियां रखी जानी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो रूह खुद अपने अंतिम संस्कार का इंतजाम कर रही थी, और साथ ही अपने कातिल के अंजाम का भी। और जैसे ही उन्होंने चिता को जलाने की तैयारी की,
उस रात का सबसे बड़ा और सबसे काला रहस्य सामने आ गया। एक ऐसा सच जो इतना भयानक था कि शमशान की आग भी उसके सामने ठंडी पड़ जाए। अचानक लाश चिता पर उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में अब मौत की खामोशी नहीं, बल्कि धधकते हुए अंगारे थे। उसकी आवाज में सदियों का दर्द और बदले की आग थी। और उसने एक ही पल में रामलाल के बुने हुए हर झूठ को राख कर दिया, अपनी मौत का इल्जाम सीधा उन पर लगाकर। तो देखिए, यहीं पर रामलाल का सारा झूठ तार-तार हो जाता है। एक तरफ उसकी मासूम दिखने वाली कहानी और दूसरी तरफ एक क्रूर हत्या की हकीकत। उसने माधव को मदद के लिए नहीं बुलाया था, उसने उसे अपने गुनाह में हिस्सेदार बनाने के लिए बुलाया था। दोस्ती के नाम पर इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? मतलब ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक बेबस बुजुर्ग को लालच देकर घर बुलाना, उसे लूटना और फिर पहचाने जाने के डर से उसे खत्म कर देना। और माधव, बेचारा माधव, अनजाने में ही सही, एक कातिल को बचाने की कोशिश कर रहा था। सच सामने आते ही उस आत्मा का मकसद भी बिल्कुल साफ हो गया। वो अब सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो वहां थी अपना इंसाफ खुद करने के लिए। एक ऐसा इंसाफ जो इंसानी कानून की किताबों में नहीं लिखा था। उस रूह ने एक झटके में चीखते चिल्लाते रामलाल को घसीटा और अपनी लाश के साथ चिता पे लेटा दिया। फिर उसने माधव की तरफ देखा, उन्हीं जलती हुई आंखों से, और एक ऐसा हुक्म दिया जिसने माधव के जिस्म से जान ही निकाल दी। अब माधव एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां दोनों रास्ते तबाही की ओर जाते थे। एक तरफ उसका दोस्त था, हाँ वो कातिल था पर था तो दोस्त, और दूसरी तरफ एक तड़पती हुई रूह थी जो अपना बदला मांग रही थी। वो क्या करे, एक दोस्त का कातिल बने या एक आत्मा को इंसाफ से महरूम कर दे? और फिर वही हुआ जिसका फैसला शायद कुदरत ने ही कर दिया था। कांपते हाथों से माधव ने चिता को आग लगा दी। शमशान की खामोशी में दो आवाजें गूंज रही थीं, रामलाल की दर्द भरी चीखें और उस आत्मा की विजयी हंसी। उस रात आग ने सिर्फ दो जिस्म नहीं जलाए थे, बल्कि पाप और न्याय दोनों को भस्म कर दिया था। तो ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाके छोड़ देती है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। जब इंसान का बनाया कानून गुनाहगार तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या न्याय करने कोई और आता है? और जब न्याय इस तरह लिया जाए तो वो इंसाफ कहलाता है या सिर्फ एक और बदला?